देश देख रहा है देश का मूड, और देश का मूड हमारे सर्वे के मुताबिक, एबीपी न्यूज आईएमआरबी के सर्वे के मुताबिक पूरा मोदी सरकार के साथ है 2 साल पूरा होने पर। हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंचन गुप्ता जी, रशीद किदवई, राजकिशोर जी, अरविंद मोहन जी, विजय विद्रोही, सिद्धार्थ मिश्रा जी, शंकर अय्यर, ज्ञानेंद्र भट्टरिया, प्रदीप सिंह, अभय दुबे और संगीत रागी यहाँ मौजूद हैं। ये ऐसा क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी का जादू कैसे बरकरार है? कितना जादू बरकरार है? एक बार फिर वो आंकड़ा देख लेते हैं। नेहा के पास चलते हैं। किशोर, बड़ी तस्वीर दिखाने से पहले शुरुआत जरा 2014 के नतीजों से करते हैं, जब बम्पर जीत मिली थी। उस वक्त 543 सीट में से 336 सीटें एनडीए को मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनाई, यूपीए को सिर्फ 60 सीट, लेफ्ट को 10 और अन्य के खाते में 137 सीट। अब आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं, उत्तर भारत की 151 सीटों में से एनडीए के खाते में 126 सीटें जाएंगी। यूपीए को सिर्फ 9 सीटें मिलेंगी, लेफ्ट का खाता भी नहीं खुलेगा और अन्य के खाते में 16 सीट। उत्तर भारत के बाद आइए हम बात करते हैं पूर्वी भारत की 142 सीट में से। यहां भी एनडीए को 62 सीट मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक यूपीए को 24, लेफ्ट को 6 और अन्य के खाते में 50 सीट। पूर्वी भारत के बाद आइए अब रुक करते हैं हम पश्चिमी भारत का और देखते हैं यहां की 116 सीटों में से एनडीए को 104 सीटें मिल रही हैं। यूपीए को 12, लेफ्ट को 0, अन्य को 0, यानी रेस में बाकी पार्टियां दूर दूर तक भी एनडीए का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। दक्षिण भारत की 134 सीट में से एनडीए को 50 सीट मिलने का अनुमान, यूपीए को 21, लेफ्ट को 8, अन्य को 55, जहां अन्य को हो रहा है 7 सीटों का नुकसान। अब बड़ी तस्वीर दिखाने से पहले जरा वोट शेयर आपको बता दें। 543 सीटों में से अगर अभी चुनाव होते हैं, किसको कितने वोट? अगर वोट प्रतिशत में बात करें, एनडीए को 46% वोट मिलने का अनुमान, यूपीए को 28% वोट प्रतिशत, लेफ्ट का 5% वोट प्रतिशत और अन्य का 22% वोट प्रतिशत के मामले में 46%। अब सीटों में ये किस तरह से तब्दील हो रहा है, बड़ी तस्वीर आपके सामने। 543 सीटें, आज की तारीख में चुनाव, एनडीए को 342 सीटें मिलने का अनुमान। जी हां, यूपीए 67 सीटों पर सिमट जाएगी, 66 सीटों पर, माफ कीजिएगा, लेफ्ट को 14 और अन्य को 121। एनडीए को 342 सीटें, 2014 में यही आंकड़ा 339 सीट का था। यानी अभी भी देश में मोदी लहर बरकरार है, मजबूत है। एनडीए को 6 सीट का फायदा, यूपी और लेफ्ट की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हो रहा है। एनडीए को दूर दूर तक बाकी पार्टियां टक्कर देती नहीं दिखाई दे रही हैं। सर्वे दर सर्वे तुलनात्मक अगर हम एक अध्ययन कर ले, सर्वे दर सर्वे अगर देखें, एनडीए को मई 2015 में 317 सीटें मिलने का अनुमान था, यूपीए को 73। जनवरी 2016 में यह घटकर 317 से 301 पर गया, यूपीए को 108। मई 2016 में 342 एनडीए को, और यूपीए अब फिर से 66 सीटों पर सिमटता हुआ। एनडीए बहुत आगे, मोदी सरकार मजबूत, प्रधानमंत्री मोदी की लहर बरकरार। बड़ी बात है इस सर्वे की, देश भर में मोदी लहर कायम है। एनडीए को आज की तारीख में 342 सीटें मिलने का अनुमान है। 2014 के चुनाव के मुकाबले एनडीए को 6 सीट का फायदा हो रहा है, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले 6 सीटें और ज्यादा मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर भारत में मोदी को 151 में से 126 सीट का अनुमान, एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक। इसके अलावा पूर्वी भारत में भी 142 में से एनडीए को 62 सीट मिलने का अनुमान है, और इसी वजह से मोदी सरकार मजबूती से बनी हुई है अपनी जगह पर। इसके अलावा पश्चिम भारत में एनडीए को 116 में से 104 सीटें मिलेंगी, और बाकी पार्टियों की बुरी हालत इस सर्वे में दिखाई दे रही है। 2 साल के कामकाज के बाद दक्षिण भारत में अगर आज की तारीख में चुनाव हुए, एनडीए को 134 में से 50 सीटें मिलने का अनुमान है, और कांग्रेस और लेफ्ट की हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा है। यही वजह है कि 543 में से 342 सीटों का बम्पर आंकड़ा एनडीए के पक्ष में जा रहा है। 2 साल का मोदी सरकार का कामकाज, और अगर अभी चुनाव हुए तो कांग्रेस को 66 और लेफ्ट को 14 सीट सर्वे के मुताबिक मिलेंगी। यानी किशोर, मोदी लहर बरकरार, पहले से भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। और राजनीतिक चुनौती अभी कोई नहीं दिख रही है प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी की सरकार को। हमारे साथ इसी सवाल पर लेफ्ट से अतुल अंजान साहब जुड़ रहे हैं और जेडीयू से अली अनवर साहब जुड़ रहे हैं। उन पर जाने से पहले मैं यहाँ एक्सपर्ट से जानना चाहूंगा, सिद्धार्थ मिश्रा जी, क्यों नहीं है राजनीतिक चुनौती? देखिए, अभी आईपीएल का मौसम है, और आईपीएल में रन इसलिए बन रहे हैं क्योंकि गेंदबाजी कमजोर है। आपके आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि जो इश्यूज हैं उस पे उनके बहुत नंबर नहीं आ रहे, लेकिन सीट्स बहुत आ रही हैं। ये दिखाता है विपक्ष बहुत कमजोर है, और इसका फायदा मोदी की विपक्ष क्यों कमजोर है? नहीं, एक तो कहीं लड़ाई नहीं दिख रही है, विपक्ष अपने लीडरशिप
से न नाराज है न खुश है। राहुल गांधी जो करते हैं पार्टी न उनको सपोर्ट करती है न उनका विरोध कर रही है। दूसरी ओर मोदी सरकार और संगठन दोनों मामलों में जितने चौकस हैं वो कहीं किसी और पार्टी में दिखाई नहीं दे रही है। ये सर्वे आज जो दिखा रहा है कि कांग्रेस की कोलैप्स स्पेक्टेकुलर है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से। उसके लिए सर्वे की जरूरत थी? नहीं, सर्वे के एक नेशनल फिगर तो दिख रहा है सबको। नहीं, जो असर भी एक होता है, स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, कांग्रेस का परफॉर्मेंस होता है, पार्लियामेंट में कैसा परफॉर्मेंस रहा, पॉलिटिकली कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो ये जो कोलैप्स है ये पूरा एकदम टोटल अनमिटिगेटेड कोलैप्स। रशीद इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी किशोर, देखिए मैं आंकड़ों से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन बात यह है कि बिल्कुल विरोधाभास साफ नजर आ रहा है। अभी सर्वे हुए हैं जहां कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में मायावती की जीत होगी। अगर मायावती की जीत हो रही है तो नॉर्थ इंडिया में भाजपा को इतनी सारी एनडीए को कहां सीटें मिल रही हैं? तो ये एक ऐसा मामला है जिसकी मेरे ख्याल से बारीकी से देखना चाहिए। क्या ऐसा है कि राज्यों के स्तर पर चाहे जैसे उत्तर प्रदेश हो तो वहाँ मायावती आगे दिख रही हो, लेकिन जब राष्ट्रीय तस्वीर की बात आती है तो प्रधानमंत्री के सामने कोई नहीं है? राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के सामने कोई दिखता नहीं है। बेसिक जो ये सर्वे दिखा रहा है कि कांग्रेस का कॉल ड्रॉप हो रहा है। वो भले ही पार्लियामेंट में जितना भी हल्ला कर लें, लेकिन लोगों तक वो इश्यू ले नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि आप इश्यू वाइज अगर देखें तो कई सारे कांग्रेस का कॉल ड्रॉप हो रहा है या कांग्रेस कॉल कर रही है कोई उठा नहीं रहा? ये दोनों ही बातें हैं, पर वास्तव में ये देश इवॉल्व जिस तरह से होता चला जा रहा है उसमें ये ट्रेंड अभी आने वाले 10-12 साल तक बना रहेगा। अतुल अंजान साहब, अली अनवर साहब, क्या करना होगा विपक्ष को कि ये ट्रेंड जो ज्ञानंद जी का कहना है बना रहेगा, ऐसा ना हो? मैं तो समझता हूं कि अच्छा है बीजेपी के लोग इसी मुगालते में रहें। फील गुड शाइनिंग इंडिया अपना चलते रहे। नहीं, ये मुगालता है। आपकी नजर में ये मुगालता है? अली अनवर जी, बारे में हम क्या कहें? अली अनवर जी, आप कह रहे हैं कि ये जो दिख रही है हकीकत की मोदी सरकार या मोदी का समर्थन जारी है, वो मुगालता है? बिल्कुल मुगालता है। सिर्फ आंकड़ों को नहीं देखा जाए, लोगों से मिल के समझा जाए क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है। तो ये सवाल है, महंगाई से कितने लोग त्रस्त हैं। मुगालते पर अभय कुमार दुबे जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? नौजवान सारे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से अली अनवर साहब ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। वो शायद ये कह रहे हैं कि ये जो नतीजे आपने निकाले हैं इससे भाजपा मुगालते में आ सकती है और वो भाजपा के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, ये आपने बनारस का जो चित्र दिखाया था शुरू में, वो चित्र ही बताता है कि भाजपा की वास्तविक 2 साल बाद चुनौती क्या है। वो चुनौती है कार्यान्वयन की। योजनाएं बहुत सी हैं और बनारस का दृश्य क्या दिखाता है? उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार हो, केंद्र में कोई सरकार हो, भाजपा पे बनारस में हमेशा भाजपा की सरकार रही है, नगर पालिका से लेकर और संसद तक। और बनारस का बुरा हाल है। मुरली मनोहर जोशी थे तब भी बुरा हाल था, आज नरेंद्र मोदी हैं तब भी बुरा हाल है। असली चुनौती कार्यान्वयन की है और कार्यान्वयन नहीं हुआ तो 3 साल बाद यही सर्वे, यहीं आप सर्वे करेंगे और नतीजे बिल्कुल उल्टे आएंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है अतुल अंजान जी, आप क्या ये इस तरह के सर्वे या देश का मूड जिस तरह से दिख रहा है, इससे आप सहमत नहीं है? मैं देखिए किशोर जी किसी बहस में नहीं पड़ूंगा, लेकिन सच्चाई को मैं आपसे के सामने बयान करना चाहता हूं। ये जो आंकड़े और प्रतिशत और ये सारी बातें हैं, देश की जमीनी हकीकत क्या है? क्या महंगाई दर घट जाने के आंकड़ों से क्या वाकई में महंगाई घट गई? क्या संवेदी सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बढ़ जाता है तो क्या गरीब की रोटी पर एक बूंद देसी घी छोड़िए, एक सरसों के तेल की बूंद गिर जाती है? क्या ये सारी बातों को कहने के बाद, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही आंकड़े आ रहे थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। कर्नाटक के चुनाव की विजय को किस प्रकार से इंगित किया, पुराने अपने रिकॉर्ड्स को निकाल करके देखिए और उसके बाद क्या कहा जा रहा था। अभी असम के जब सर्वे आ रहे थे तब भी अभी कह रहे थे जमीनी हकीकत इस तरह की नहीं होगी, लेकिन आपने देखा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर आपसे किशोर जी कह रहा हूं, किशोर जी फिर कह रहा हूं, आसाम के बारे में अभी भी मेरा अनुनय विनय आप स्वीकार कर लीजिए।
पार्टियां तोड़ करके जीत हासिल करना। ये सोनेवाल जी कहां थे कल तक? क्या संघ के कार्यालय के कार्यकर्ता थे? अच्छा, क्या? असम में और ये बीजेपी जो अगर पार्टियां आपने तोड़ के जीती है, बंगाल में तो आपने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था, क्या हालत हुआ कांग्रेस आपका? कांग्रेस सीट्स ले गई, सीपीआई तो डूबी गई, साथ में सीपीएम भी डूब गया। आप मुझसे लड़ना चाहते हैं? नहीं, वेस्ट बंगाल का बताइए ना, आप अपने परफॉर्मेंस पर बोलिए। नहीं, मैं क्यों नहीं बोलूंगा? आप अपनी बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल पर बोलिए ना दो शब्द जरा। मैं उस दिन से आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, आप क्या बताना? आप कौन बोल रहे हैं? कंचन गुप्ता जी का सवाल है, माफ कीजिएगा, मुझे बताना चाहिए था आपको। नाम कंचन, आपसे क्या मैं बताऊं? आप तो ऐसे आदमी हैं, आपसे तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कहते हैं, आडवाणी जी की रथ यात्रा से लेकर आज तक आपकी विचार यात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं, पर्सनल अटैक ना करें प्लीज, इसका अभी की बात से कोई मतलब नहीं है। आप पत्रकारिता के आड़ में संघ के कार्यकर्ता हैं, आप पत्रकारिता के आड़ में संघ के कार्यकर्ता। मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, आप कॉमरेड हैं, आप ये बताइए कांग्रेस का हाथ पकड़ के आप कहां गए? नहीं, आप संघ के डोंट मेक पर्सनल अटैक्स प्लीज। मैं आपका सम्मान करता हूं, आई हैव बीन रिस्पेक्टफुल टू यू, प्लीज डोंट मेक, प्लीज देखिए, मैं अनजान साहब निजी हमले की हम आपसे उम्मीद नहीं करते। आपको पढ़ता हूं, आपकी भाषा में सुर में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। आडवाणी जी की रथ यात्रा में जो आप लिख रहे थे, तब से अब तक वहीं खड़े हैं, और आडवाणी जी की यात्रा की विचार में बहुत परिवर्तन हो गया। मैं कह रहा हूं, अगर असम परिषद का साथ क्या फर्क पड़ता है? इस आज की बात से क्या, आज की बहस से क्या मतलब? इसलिए आज मेरी बात सुनेंगे किशोर जी, इसलिए आज जो परिणाम आ रहे हैं, या आप जो कह रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में सरकार की आर्थिक नीति, निवेश नीति हुई है, क्या असर है? इन सब का असर पड़ेगा। नए समीकरण 2019 से पहले बनेंगे। ये बात आपने कही, नए समीकरण बनेंगे। रागिनी नायक जी हमारे साथ जुड़ रही है कांग्रेस से। रागिनी जी, नए समीकरण बनेंगे, कांग्रेस का रोल क्या होगा? नेतृत्व का रोल कैसे होगा जब खुद अपनी सीटें या अपने क्षेत्र में कमजोर है? तो आपके सर्वे से ही शुरू करती हूं मैं किशोर। यूं तो सर्वे में की बाल की खाल निकालना और मीन में एक निकालने से कोई फायदा होता नहीं है, पर 2-3 बातें मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगी। यदि हम देश में तमाम हो रहे निकाय की चुनावों की बात करें, हम पंचायत की बात करें, या निगम के चुनावों की बात करें, या दिल्ली के बाद से हो रहे विधानसभा के चुनावों की बात करें, तो मोदी लहर की गति कहीं ना कहीं कम होती ही नजर आई है। सीटों में इजाफे का अनुमान जो आपका सर्वे निकाल रहा है, उस पर मुझे आश्चर्य होता है। दूसरी बात जिस पर मुझे हैरत होती है वो ये है कि वो 72% लोग जो आप ही के सर्वे में कह रहे हैं कि अच्छे दिन आए हैं, इसका उन्हें पता नहीं, या फिर अच्छे दिन आए ही नहीं हैं, उन लोगों के वोट का क्या हुआ? क्या वो अच्छे दिन न आने के बावजूद भी मोदी सरकार को ही वोट देना चाहते हैं? तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ झारा लगा। बहरहाल मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहली बात मुझे लगती है कि आज धरातल पर देश की जो परिस्थिति है उसका मुआयना थोड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए, और इस बहस को थोड़ा व्यापक रूप से, थोड़ा विस्तृत रूप से भी आगे बढ़ाने की कोशिश जो धरातल पर स्थिति है कांग्रेस की, मैंने उससे सवाल शुरू किया था। सबसे ज्यादा जोर डालकर अपना लोकसभा का चुनाव लड़ा था। रागिनी जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि हमारा सर्वे अभी बता रहा है कि पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस कि यूपीए को 66 सीटें मिल रही हैं, और यही सर्वे जो 5-6 महीने पहले लिया गया था जनवरी में, जनवरी का सर्वे बता रहा था कि एनडीए की सीटें 301 हो रही हैं। ऐसा क्या हुआ और आपकी सीटें 108 हो रही हैं? ऐसा पिछले 4-5 महीने में आपने कितना बुरा ऐसा क्या कर दिया? ये विजय विद्रोही जी का सवाल है रागिनी जी कि अभी जो पिछला सर्वे था हमारा, उसमें यूपीए की स्थिति बेहतर हो रही थी, लेकिन फिर फिसल रही है यूपीए। किशोर जी, इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा और कुछ आंकड़ों के साथ कहना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि पिछले 4-5 महीने में अगुस्ता की बात आया है, और उसमें नाम लेके अगर आया है कांग्रेस के नेताओं का, तो वो निश्चित रूप से पार्टी के लिए बड़ा संकट पैदा कर रहा है, लीडरशिप के लिए भी और पार्टी के ओवरऑल मॉरल के लिए। प्रदीप सिंह जी को सुन लीजिए। पिछले 4-5 महीने में 2 चीजें हुई हैं। देखिए, एक अगस्ता का मामला आया है, राज्यसभा में जिस तरह से विपक्ष ने व्यवहार किया है उसका मामला है, और केंद्रीय बजट जिसमें मोदी सरकार सूट बूट की सरकार से आम आदमी की सरकार की ओर लौटी है, जो
गरीबों की बात, कृषि की बात हुई है, उसका असर दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, मोदी की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका असर दिखाई दे। सीधी सी बात है, 67% लोगों ने कहा है। नहीं प्रदीप सिंह जी, अगुस्ता के में आपकी बात सीधे कांग्रेस के लोगों स्वीकार पर कर लूं, आरोप लगाया। आपकी बात को अगर मैं मान लूं, अतुल जी, प्रदीप सिंह जी, चलिए अतुल जी को सुन लेते हैं। बोले मैं मान लूं तो ये नहीं मिला। रागिनी जी मैं आपके पास आऊंगा, अतुल जी की बात सुन लेते हैं। जी अतुल जी, मैं किशोर जी ये कह रहा हूं कि अगर प्रदीप सिंह जी की बात सच है और विजय विद्रोही जी इस बात को कह रहे हैं तो, और आलोक मोहन जी ने अपने तरीके से, मैं कह रहा हूं कि आखिर ये सब होने के बाद भी अभी तो 6-8 महीने पहले पंचायत के चुनाव हुए थे। प्रधानमंत्री जी ने जिस गांव को गोद लिया था बनारस में, और जहां पर 3-3 शाखाएं आरएसएस की चलती थी पिछले 28 साल से, उसके अंदर प्रधानी का चुनाव क्यों बुरी तरीके से हार गए? राजनाथ सिंह जी बख्शी के तालाब में अपने गांव में जिनको उन्होंने गोद लिया था वहां क्यों हार गए? कलराज मिश्रा जी ने जिन गांव को गोद लिया था देवरिया में, वो क्यों हार गए? ये कुछ कहते नहीं है क्या? और उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव में जहां 4.5 लाख लोग चुने जाते हैं, 75 जिला पंचायत है, 1000 के करीब ब्लॉक प्रमुख हैं, और लगभग 4,500 पंचायत हैं। किशोर, ये बेकार की बातें हैं। लोकल चुनाव को आप नेशनल इलेक्शन के साथ लोकल है, ये तो मैसिव आप गांव के प्रधान के चुनाव के साथ आप कोई लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जिस गांव को उन्होंने गोद लेकर 106 करोड़ रुपया खर्च किया, वहां हार गए। अगस्ता डील की बात की जा रही है कि उसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तो उस पर तो सरकार को एक चार्जशीट लाके जो लोग अगर अपराधी, तो आपराधिक मामला है उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, सजा होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इसका असर तो कांग्रेस की छवि पर पड़ रहा है। रागिनी जी, अब मैं आपका जवाब लूंगा। किशोर जी देखिए, 2-3 बातें मुझे कहनी है, कृपया थोड़ा समय दीजिएगा। पहली बात तो ये कि मैं प्रदीप सिंह जी की बात से सहमत हूं कि मोदी बहुत बड़े प्रखर मुखर भाषणवीर हैं, लेकिन कर्मवीर नहीं हो पाए, क्योंकि जितनी योजनाएं चली सब आंकड़ों की कसौटी पर परास्त हो रही हैं। जनता की जो बदहाली है वो इनके अच्छे दिन के नारे को कहीं ना कहीं मुंह चिढ़ाती हुई दिख रही है। दूसरी बात आपने कांग्रेस की कही, अगर आप पिछले 5 राज्यों के चुनावों की ही बात करें तो एक जगह हमने सरकार बनाई, 4 जगह हम प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में सामने आए। लोकसभा के अनुपात में हमारा वोट प्रतिशत या सीटों का अनुपात धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार बड़ी तस्वीर की बात हो रही है यहाँ पर, और बड़ी तस्वीर की बात हो रही है। ग्राम पंचायत के चुनाव, प्रधानी के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, वो देख रहे हैं। जल्दी से समाप्त करूंगी जी, बोलें। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के जो बड़े वादे थे, 2 करोड़ नौकरी को लेकर केवल 1,35,000 दे पाए। निर्यात पिछले 17 महीने से नीचे, उसके बावजूद क्यों लहर बरकरार है? अगर ये सब है तो राजकिशोर जी की बात सुनते हैं इस पर। देखिए, मुझे लगता है ये ठीक कह रहे हैं आप किशोर। नहीं, उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव विधानसभा के उपचुनाव अभी कल हुए हैं। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव विधानसभा के हुए हैं। समाजवादी पार्टी जीती है, भाजपा नंबर 2 पर रही है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है, मुझे ये बात हजम नहीं होती। नहीं, मुझे लगता है कि ये बात सही है कि नौकरी या जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो विपक्ष उठाएगा और उन बातों में दम भी है। लेकिन सवाल ये है कि एक आदमी कुछ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो मेडिकल लीव पे नहीं जा रहा, अज्ञातवास पे नहीं जा रहा है। अभी जितने लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि उम्मीदें थोड़ा नीचे आई हैं लेकिन पूरी तरीके से धूल-धूसरित नहीं हुई है, और सामने कोई विकल्प ना होना नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी सफलता है। आप बताइए कि इस पूरे दौर में कौन सा नेतृत्व, कौन सा नेता, कौन सी पार्टी इस तरीके से उभर के आ पाई? रागिनी, देखिए, जो राजकिशोर जी कह रहे हैं, क्या राहुल गांधी की नाकामी जो है वो नरेंद्र मोदी की कामयाबी है? उसी सवाल पे मैं आ रहा था। राहुल गांधी क्यों अब भी नाकाम दिख रहे हैं? उसी से जुड़ा सवाल है। रागिनी जो कह रही है बात सही है, लेकिन सवाल ये है कि फिर भी नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता क्यों बनी हुई है और विपक्ष की विश्वसनीयता क्यों नहीं बढ़ रही? राहुल गांधी क्यों नाकाम दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में? रागिनी जी, देखिए, राहुल गांधी कितने नाकाम हैं और कितने कामयाब हैं ये 2019 का चुनाव निर्धारित करेगा। उसके बीच में जो कुछ हो रहा है वो क्यों नहीं निर्धारित कर रहा? गति से, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी छवि में भी सुधार कर रही है और कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो कनेक्ट 2014 में रागिनी जी, आप दिल्ली में बाई इलेक्शन में 5 सीट जीतती है, उसका श्रेय राहुल गांधी को, और केरल हार जाते हैं, आसाम हार जाते हैं, उसका श्रेय वहां के लोकल लीडरशिप को।
ये कैसा राहुल गांधी का लीडरशिप है कि दिल्ली के बाई इलेक्शन जी जीते एमसीडी के, उसका प्रसाद राहुल गांधी को। मोदी जी से गाल बजाने में, सिद्धार्थ जी का सवाल है, पीटने में, अगर 2019 तय करेगा राहुल गांधी जी पीछे हो सकते हैं, राहुल गांधी कितने नाकाम है या कामयाब हैं, तो एमसीडी के उपचुनाव का श्रेय उनको क्यों दिया जाता है? आपकी पार्टी खुद एमसीडी के उपचुनाव का श्रेय राहुल गांधी को देती है और फिर कहती है 2019 में बात करेंगे। मैं आपको जवाब देती हूँ। देखिए, जहां तक दिल्ली के एमसीडी चुनावों की बात है, जब दिल्ली के बसंत कुंज में झुग्गियां टूट रही थी, जब दिल्ली के सफाई कर्मचारी चौथी बार हड़ताल पे खड़े थे, जब दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को बेरहमी के साथ नौकरी से निकाला जा रहा था, तब नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ साबिर अली साहब जुड़ गए हैं बीजेपी से। अरविंद केजरीवाल पंजाब का भ्रमण, साबिर अली साहब जुड़ गए हैं बीजेपी से। रागिनी जी नहीं, बल्कि उन्होंने ये उस दिशा में जा रहा है, हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे में साथ खड़े होंगे। इसीलिए स्पेसिफिकली उनका नाम लेकर यह कहा गया कि जीत का श्रेय उनको जाता है। और हमने कभी नहीं कहा यदि हम कोई चुनाव हारते हैं तो उसकी साझी जिम्मेदारी, और अगर हम कोई चुनाव जीतते हैं तो उसका साझा श्रेय कार्यकर्ताओं, नेताओं, साबिर अली साहब, तो सभी का होता है। साबिर अली साहब, मोदी सरकार में ऐसा क्या है, क्योंकि आप तो दूसरी तरफ भी रह चुके हैं, ऐसा क्या है बीजेपी में कि ये जादू बरकरार है? क्या फर्क है विपक्ष और बीजेपी में? आप सवाल एक आपका था, फिर बीच में आपने एक टिप्पणी की, मैं दोनों का जवाब दे दूंगा। सवाल ये था कि मोदी जी की कौन सी ऐसी बात है जो अभी भी जादू बरकरार है। मैं आपको बताऊं कि इस देश में 60 साल जो लोगों ने राज किया, वो इस देश की अभी कह रहे हैं कि भाई लोगों से जाके पूछो, किन लोगों से पूछो, इनसे जरा ये भी पूछ ले कि ये किन की बात करते हैं। क्या वो गरीब महिलाएं, वो जिनकी जिंदगी की जो सबसे जरूरत चीज है, दिन रात उनको जरूरत है, हाँ मेरी माँ, दूसरे की माँ, दूसरे की बहन मेरी बहन। ये सरकार 60 साल करने के बाद गांव के महिलाओं को शौचालय हो जाए, इसकी कभी इन्होंने गौर फिक्र नहीं की। वो औरतें जो चूल्हा आज तक फूकती रही, उनकी इन्होंने फिक्र नहीं की। अगर मोदी इसकी फिक्र कर, मैं आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नहीं बोलेंगी। अगर आप लगता है तो हम लोग भी बहुत दिनों से टेलीविजन पे बहस करते हैं और कांग्रेस के बड़े लीडरों से बहस किए हैं, इसलिए आप सुनिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनिए। आप जितना देर से बोल रही थी, मेरे को 23 मिनट के बाद मौका मिला बोलने के लिए। बोलिए और सही बात बोलिए। आपकी प्रवचन अपने पास रखिए, आप जैसे प्रवचन करने हैं उनके साथ मैं अकेला प्रवचन में काफी हूँ। प्रवचन आप लोग देते हैं, 60 साल से देते रहे, किसी और को बुलाए बताइएगा। निजी झगड़े का कोई जरूरत नहीं है इस वक्त। और साबिर साहब, मैं बता दूं आपके पास में लेट इसलिए आया, मैं लेट इसलिए आया क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कि किस तरह की तकनीकी दिक्कत थी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी, इसलिए मुझे आपके पास आने में देर हुई। बोल रहा था तो मैंने मेरे पास आवाज नहीं थी, मैंने बिल्कुल टिकट ऑफ टिप्पणी नहीं की, इसलिए मुझे बोलने दीजिए। आप प्रवचन आप देती हैं और आपके लोग देते हैं, जितने आपके प्रवक्ता है सब प्रवचन देते हैं, इसलिए हमको प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। मैं हकीकत की बात कर रहा हूं कि वो महिलाएं जिनको 60 साल इस देश ने वो चीज मुहैया नहीं कराया, बारे में बोल लीजिए। एक मिनट रागिनी जी, माफ कीजिएगा रागिनी जी, रागिनी जी, इस तरह से बहस आगे नहीं जा पाएगी। देश का मूड कहता है कि मोदी लहर बरकरार है, बरकरार ऐसी है कि विपक्ष बिल्कुल पस्त है, ये कह रहा है देश का मूड। हमारे साथ कांग्रेस से रागिनी नायक जी मौजूद हैं, बीजेपी से साबिर अली साहब मौजूद हैं, हमारे साथ जेडीयू से अनवर अली साहब मौजूद हैं, अतुल अंजान साहब हमारे साथ लेफ्ट से मौजूद हैं, और हमारे साथ शिवसेना से बाबूराम माने साहब भी जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार और विशेषज्ञ मौजूद हैं। लेकिन क्या देश के मूड की तस्वीर निकल कर आई, एक बार फिर समझ लेते हैं नेहा से। 2014 के चुनावी नतीजों से शुरुआत करते हैं इसकी, और सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2014 में क्या तस्वीर थी। 543 सीटों में से 336 सीटें एनडीए को मिली थी, यूपीए को महज 60, लेफ्ट को 10, अन्य के खाते में 137 सीट। आज की तारीख में अगर होते हैं चुनाव तो मोदी लहर है बरकरार, मजबूत हुई है। कुल 543 सीटें, और आज की तारीख में अगर हुए लोकसभा चुनाव तो एनडीए को 342 सीटें मिलने का अनुमान, यूपीए को 66, लेफ्ट को 14 और अन्य के खाते में 121 सीट आने का अनुमान। वोट शेयर में भी अगर इसको देखने की कोशिश करें तो
एनडीए को 46% वोट शेयर, यूपीए को 28%, लेफ्ट को 5% और अन्य को 22%। ये बड़ी तस्वीर जो सामने आ रही है। सर्वे द सर्वे जरा तुलनात्मक अध्ययन करें, किसका ग्राफ चढ़ा किसका गिरा। मई 2015 में एनडीए के खाते में 317 सीटें आने का अनुमान था, यूपीए को 73 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। जनवरी 2016 में एनडीए का ग्राफ जरा गिरा, 301 पर यह आंकड़ा आकर रुका, यूपीए का बढ़ गया 108 तक गया, लेकिन मई 2016 में एक बार फिर से 342 मजबूत और हुई है मोदी लहर और 66 पर आकर टिक रहा है यूपीए का आंकड़ा। एबीपी न्यूज के सर्वे की बड़ी बातें, आइए आपको बता दें। देश भर में मोदी लहर कायम है, एनडीए को 342 सीटें 543 में से मिलने का अनुमान। आज की तारीख में अगर होते हैं लोकसभा चुनाव, 2014 के चुनाव के मुकाबले एनडीए को 6 सीट का फायदा होता दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में मोदी को 151 सीट में से 126 सीट मिलने का अनुमान है, तब जबकि मोदी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। पूर्वी भारत में 142 में से एनडीए को 62 सीट मिलने का अनुमान है। इसके बाद अगर पश्चिम भारत की हम बात कर ले तो यहां पर भी एनडीए को 116 में से 104 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज का सर्वे यह बता रहा है। और दक्षिण भारत में एनडीए को 134 में से 50 सीट मिलने का अनुमान है। और बड़ी तस्वीर, 342 सीटें एनडीए के खाते में। उधर कांग्रेस और लेफ्ट की हालत में कोई सुधार 2014 के लोकसभा चुनाव की बनस्पत नहीं दिखाई दे रहा है। अभी चुनाव हुए तो कांग्रेस को 66 और लेफ्ट को 14 सीटें मिल सकती हैं। किशोर जी हाँ, हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक मौजूद हैं। संगीत रागी से हम बात नहीं कर पाए अभी तक। संगीत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप आरएसएस के विचारक चिंतक हैं। बीजेपी में, बीजेपी के दूसरे नेताओं में और प्रधानमंत्री मोदी में क्या फर्क है जो उनका जादू इस तरह से बरकरार है? देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री की अपनी विश्वसनीयता। 2 साल में विश्वसनीयता बाकी नेताओं में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाकी ऐसे नेताओं में और इनमें क्या फर्क है, क्या एक्स फैक्टर है वो? देखिए, जो नेतृत्व की जो क्षमता है वह बेमिसाल है। मैं जरा आंकड़ों पर बात करना चाहता था किशोर। आप यदि 46% देख रहे हैं तो ये जनता का मूड दिख रहा है। और दूसरी बात, हम देख रहे हैं साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट एक प्रकार का वही पैटर्न दिखा रहा है जो 2014 के लोकसभा इलेक्शन के समय था। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि 52 से 54 ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी सरकार ने नई योजनाएं शुरू की हैं, वो गांव को भी जोड़ती हैं, शहरों को भी जोड़ती है, चाहे वो कौशल विकास केंद्र की बात आप करें। ये चीजें जो है, जब हम भवन बनाते रखते हैं तो पहले दिन से ही आकलन करना शुरू हो गया था। 30 दिन में मोदी का आकलन करें, 100 दिन में मोदी का। अब 2 सरकार आई है, 5 मंजिली इमारत जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सरकार का एक गेस्टेशन पीरियड 2 साल जो होता है वो हनीमून पीरियड है, वो दिख रहा है और वो मोदी की लहर बरकरार है। और ये यदि ट्रेंड रहा, जो कि अपोजिशन का अभाव साफ साफ यहाँ दिखता है, ऐसी स्थिति में मोदी की लहर जो है वो बरकरार रहने वाली है। कुछ गलत किसी ने नहीं कहा है। मजेदार बात यह है कि लोग औसत मान रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग, कोई भी उसमें से मोदी से नाखुश नहीं है। मोदी के बारे में मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो भी कुछ कहा किया है उसमें सिंसेरिटी अभी भी बहुत दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपना कोर्स करेक्शन करने को तैयार हैं, जो बाकी दलों और नेताओं में नहीं दिखाई देता। कहीं चाहे लैंड एक्विजिशन हो, चाहे किसी पे जिस पे लगता है कि उन्होंने मुँह खाई, असल में वो एक किस्म का कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। और ये यानी आप कह रहे हैं कि वो देश का मूड सबसे पहले पढ़ लेते हैं बाकी नेताओं से और उस हिसाब से ढाल लेते हैं अपनी नीतियों को। क्या मैं सही? निश्चित रूप से देश का मूड मोदी सबसे अच्छा पढ़ते हैं। उसका कारण है कि वो लगातार, मैं जो पहले कह रहा था कि लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरे लोग इस तरीके से इंगेज नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक को, उसका सबसे बड़ा। मुझे लगता है कि अगर ये असली मूड पकड़ना है तो अब अगले 6-8 महीने कोई चुनाव नहीं है। जनता आप पर इतना यकीन कर रही है, तो ऐसे में जो लेबर रिफॉर्म्स करने हैं, जो दूसरे आर्थिक सुधार करने हैं, वो एक बड़ी नहीं, मोदी को ऐसी स्थिति में कोई ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे अनसेटल्ड हो, पॉपुलर मूड अनसेटल्ड हो। लेबर रिफॉर्म स्टेट नहीं, मैं फिर उस पे लौट रहा हूँ कि क्या वो बाकी नेताओं से, बाकी राजनेताओं से देश का मूड बेहतर और जल्दी पढ़ लेते हैं? बेहतर और जल्दी पढ़ लेते हैं। उनकी एक जो है कांस्टेंट आइडियाज की एक बात है, नए आइडियाज ला रहे हैं। कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो बाद में जाकर देखेंगे। और कनेक्ट करना, जो यंग इंडिया के साथ कनेक्ट करना, ये एक है। किशोर, देखिए 80 के दशक, 80 के दशक में एक चलता था कि टीना फैक्टर फिर बाद में खत्म हो गया क्योंकि कंपीटिंग लीडर्स नेशनल लेवल पर आ गए।
आज के दिन हम लोग जो देख रहे हैं फिर से वही टीना फैक्टर वापस आया है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव और मोदी एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं जहां पर बाकी देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, ये कहा जाता था 80 के दशक में टीना, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। हम फिर उसी स्थिति में पहुंच गए हैं। जी हाँ किशोर, देखिए ये बिल्कुल फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी को टीना फैक्टर का फायदा हो रहा है, लेकिन क्या वजह है कि हर 10-15 दिन बाद सुब्रमण्यम स्वामी चिट्ठी लिख रहे हैं? उनकी खुद पार्टी के सांसद हैं, क्या उनकी क्या बेचैनी है? क्यों वित्त मंत्री से नहीं, मैं अभी टीना फैक्टर पे बात करूंगा। हमारे साथ अतुल अंजान साहब, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? जी किशोर जी बोले। बहुत अच्छी बात आपने कही कि टीना फैक्टर है, और आपने के सर्वे के हिसाब से 46% वोट है, 42% वोट है, 346 सीटें हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के सर्वे देखने के बाद अपने को और मजबूत करने के लिए और दूसरों को धूल धूसरित करने के लिए नवंबर में पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव करा के एकदम जबरदस्त बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ चले आवे, मालूम पड़ जाएगा देश के अंदर एक बहुत ही अत्यंत ही भीम का सरकार बन जाएगी। इसकी जरूरत है भाई, अब भी ऐसा तो है नहीं कि बहुमत नहीं है। देखिए बेसिक बात ये है। साबिर अली साहब, एक मिनट, साबिर अली साहब को सुनते हैं। साबिर अली साहब। जी किशोर जी, मैं बस समझता हूं कि अतुल जी जैसे लोग इस तरह बात करें कि 3 साल जिस सरकार को बाकी और इस देश के लोगों ने प्रचंड बहुमत दी, क्या इलेक्शन ऐसे होते? पैसे खर्च नहीं होते? इस देश को इस तरह की दिशा में समझता हूं कि अतुल जी कम से कम नहीं, इस तरह की बात तो न कर सके ये कि हम भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। देश का मूड कह रहा है कि मोदी लहर बरकरार है, देश का मूड दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प नहीं है। अली अनवर साहब के पास मैं जाऊंगा, माफी चाहूंगा अली अनवर जी, मैं आपकी तस्वीर नहीं देख पा रहा था इसलिए आपके पास इतनी देर नहीं आ पाया, लेकिन अब सवाल ये, क्या नीतीश कुमार जी विकल्प बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी का? देखिए किशोर जी, समय बहुत बलवान होता है और जनता को बहुत देर नहीं लगती है विकल्प खड़ा करने में। देश का जो मूड है वो लहर जारी है कि कहर जारी है, इसको समझना है तो हरियाणा में जाइए, एक आज फैसला भी आया है कोर्ट का। गुजरात में जहां गोलियां चली हैं, नहीं, मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार जी विकल्प बनेंगे? बलात्कार हुआ है। अच्छा बनेंगे, छोड़िए, नीतीश कुमार जी विकल्प हैं? यूनिवर्सिटीज में जनता, हम पूछते हैं कि देश में मोदी जी का तुर्की बतुर्की जवाब और मोदी जी को पटखनी देने वाले तो नीतीश कुमार ही न है बिहार में। और समय जो आप पूछ रहे हैं तो समय न तय करेगा, जनता तय करेगी। जनता तो कह रही है कि अभी से हम क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, समय आएगा तो हम देख लेंगे कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। ड्यू अपॉलॉजीज भाई, आज जितने भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं इससे यही पता चल रहा है मोदी ने पॉलिटिक्स का जो मैट्रिक्स चेंज कर दिया है। वो अभी तक इनके समझ में नहीं आ रहा है कि पॉलिटिक्स अभी भी इनकी जो मैट्रिक्स है उसमें नहीं चल रही। मैं बाबूराव माने साहब के पास जाऊंगा, शिवसेना से हैं, एनडीए में हैं, मोदी सरकार के। कंचन जी यही कर करके उन्होंने अडवाणी जी को तबाह कर दिया, यही विचार और यही लिख फिर गुजारिश अतुल जी, तबाह कर दिया। अतुल जी प्लीज नीचे हमला नहीं, नीचे हमला नहीं, नीचे हमला नहीं। बाबूराव माने साहब, बाबूराव माने साहब, why you are trying to tell us that the matrix has been changed and all that? अच्छा अतुल जी, बाबूराव माने जी को बोल रहे हैं। एक मिनट मुझे बाबूराव माने साहब के पास जाने दें प्लीज। बहुत पानी बह गया गंगा जमुना में। प्लीज अतुल जी। ऑफ द हाउस पॉलिटिकल मर्डर कम्युनिस्ट ने किया सिर्फ बंगाल में। अरे साबिर साहब, उस पर तो जवाब दे दो। अच्छा मैं आखिर में बाबूराव माने साहब के पास जाना चाहता हूं। बाबूराव माने साहब, आपकी पार्टी की तरफ से सामना में इतना हमला क्यों होता रहता है प्रधानमंत्री मोदी पर? देख रहे हैं आप किस तरह से लोकप्रियता बनी हुई है और आप सरकार में शामिल भी हैं, उनका समर्थन भी करते हैं। देखिए, 2 साल के सरकार के कारोबार के बाद आज हम ये नतीजे पर पहुंचे हैं
कि मोदी साहब तो जमकर कोशिश कर रहे हैं, देश में बदलाव लाने का उनका प्रयास बहुत दिल से वो कर रहे हैं, लेकिन 2 साल के बाद भी जिस तरह का बदलाव देश में आना जरूरी है वो आज भी नहीं आया है। ना आतंकवादी हमले कम हो गए हैं, ना महंगाई रोकने में मोदी साहब सक्सेस हो गए हैं। आप विपक्ष में हैं, साथ में बात 2 साल के बाद भी ये सरकार नहीं कर पाई। इनका कोशिश ठीक है, लेकिन जिस तरह का बदलाव आना जरूरी है, किसानों के विषय में सूखा के कारण किसान, आज देश की किसान जिस तरह के मेरा सवाल सामने जा रहे हैं, ये सारी इन हालात को देखने के बाद मोदी सरकार, मोदी साहब को 2 साल के बाद आप विरोध में खड़े हो जाइए ना, सीधा इस तरह का सक्सेस खुल के विपक्ष में खड़े हो जाइए। उस तरह का सक्सेस खैर बहरहाल मिला है। वक्त मेरे पास इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबूराव माने जी, अतुल अंजान साहब, रागिनी जी, अली अनवर साहब, साबिर अली साहब और तमाम वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद थे, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक यहाँ मौजूद थे। देश का मूड क्या है हमने देखा, और ये भी देखा कि शायद देश का मूड पढ़ने में प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे हैं।